हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि सिविल इंजीनियर जो होते हैं, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, तो आपको क्या क्या काम करना होता है, वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ होती है और आप कैसे आगे बढ़ें। तो आप ये चीज़ पहले जान लीजिए कि सिविल इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन का है, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है। इसमें सारे बड़े बड़े जितने भी आप लीडर हैं, नेता हैं, ये जो भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबका पैसा कंस्ट्रक्शन में लगा होता है। और कोई भी चीज़ आप आसपास का या कहीं का भी कोई भी चीज़ देख लीजिए, अगर कोई भी चीज़ शुरू होना होता है तो सबसे पहले उसमें कंस्ट्रक्शन होना होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद ही वो या तो मैकेनिकल इंडस्ट्री बनेगा या इलेक्ट्रिकल या जो भी आईटी इंडस्ट्री बनेगा। तो उसकी वजह से बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं इस इंडस्ट्री को, तो आप बहुत बड़े इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पहले से आना चाहिए। और अगर नहीं आया तो कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज बिल्डिंग इंडस्ट्री का, ना कि रोड इंडस्ट्री का। बिल्डिंग इंडस्ट्री का हम लोग बात करेंगे, जिसमें होता है पब्लिक बिल्डिंग होते हैं, प्राइवेट बिल्डिंग होते हैं, ये सब होते हैं। तो और जबकि अगर रोड कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो उसमें रोड होता है, ब्रिजेस होते हैं, ये सब डैम्स होते हैं, ये सब का बात नहीं। आज हम बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम जो सिविल इंजीनियर का होता है बिल्डिंग इंडस्ट्री में, वो होता है ड्राइंग पढ़ना, और उसका स्पेसिफिकेशन को पढ़ने आना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हैं, जो गवर्नमेंट का टेंडर भरता है, काम लेता है, तो उसमें क्या आता है ना कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब को आपको अलग अलग करके पढ़ने आना चाहिए और ड्राइंग्स भी पढ़ने आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसी टाइम आपको आ जाएगा, धीरे धीरे आप ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे। और ये भी है कि अलग अलग ये जो होते हैं आर्किटेक्चर होते हैं, अलग अलग फर्म, कंपनी जो ड्राइंग्स बनाते हैं, तो सबका ड्राइंग सिमिलर नहीं होता है। आप 10 आर्किटेक्चर का ड्राइंग देख लीजिए, 10 में कुछ ना कुछ अंतर आपको मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। और सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं ना इस इंडस्ट्री को, तो उसमें क्या होगा ना, परेशानियां आएंगी। तो उस परेशानियों को सुलझाने के लिए आपको क्या करना होगा ना, कि आप तो एक्सपर्ट तो है नहीं कि आपको पहले से आता होगा। तो आप जो है सबसे आपका क्लोजेस्ट जो होगा, अगर साइट इंजीनियर आप बने हैं तो आपको लेबर मिस्त्री से इंटरेक्ट करना होगा, कॉन्ट्रैक्टर से इंटरेक्ट करना होगा, क्योंकि आपके पास सीनियर बहुत कम ही आएंगे जो आपको क्लियरली समझा पाएंगे या समझाएंगे, टाइम नहीं देंगे वो आपको। तो आपको सीखना होगा, तो आपको लेबर मिस्त्री के साथ मिलकर सीखना होगा, उसके साथ हाथ बटाइए। ऐसा नहीं, एटीट्यूड में नहीं रहना है कि हम इंजीनियर बन के आए हैं, हम इतना पढ़ लिख के आए हैं तो हमको पहले से ही सब चीज़ आ रहा है। या जो भी आप उनसे सीखिए, पूछिए कि देखिए भैया ऐसा है, ये सबसे पहले तो होता है गुनिया बनाना। गुनिया मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना, तो वो किसी को बहुत कम ही लोगों को आता है, तो आप सीखेंगे उससे। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तो आप वो देख के सीख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ड्राइंग का, ठीक है। तो आपको ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए, सबसे पहला टास्क है ये। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं फ्रेशर के रूप में, तो सबसे पहला काम होता है कि आपको ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए। और ड्राइंग जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। एक तो होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जिसमें आपका होता है कि कौन सा रूम कितना साइज का है, कहाँ बेड लगेगा, कहाँ टीवी लगेगा, ये सब होता है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग में फुटिंग का डिटेल्स, कॉलम का डिटेल्स, हर एक चीज़ का डिटेल दिया हुआ रहता है। उसके बाद आता है मैकेनिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग, MEP बोला जाता है शॉर्ट में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। उसके बाद लैंडस्केपिंग का ड्राइंग आता है, सेफ्टी का ड्राइंग आता है। ये सारे ड्राइंग्स जो हैं आपको पढ़ने आना चाहिए, और इसका कोरिलेट करने आना चाहिए। सारा ड्राइंग जो है मेजरमेंट उसका सेम रहना चाहिए। जैसा कि अगर आर्किटेक्चरल ड्राइंग में एक रूम का साइज है 10 बाय 12, तो दूसरे में वो 10 बाय 8 नहीं होना चाहिए, वो 10 बाय 12 ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है आपका सारा ड्राइंग्स एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं स्केल में भी और उसमें भी, तो आर्किटेक्चर से बात करिए, पूछिए कि क्या दिक्कत है इसमें, इसको मैच करवाइए। और ड्राइंग का अगर हम बात कर रहे हैं
तो ड्राइंग्स जो होते हैं उसमें सबसे पहला होता है प्लान व्यू। प्लान व्यू मतलब टॉप डाउन बॉटम, टॉप डाउन व्यू, ऊपर से देखने पे कैसा लगेगा। तो ऊपर से देखने पे तो हम ओवरऑल प्लान जो होता है वो पूरे बिल्डिंग का ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा वो दिखाया जाता है। उसमें होता है फिर सेक्शन का, सब सेक्शन का डिटेल दिया हुआ रहता है अलग अलग, कि इस एरिया में क्या बनना है, उस एरिया में क्या बनना है। उसके बाद उसमें ऑफसेट भी दिया होता है कि एक बाउंड्री लाइन है, वहाँ से हमारा एक कॉर्नर कितना डिस्टेंस पे है। वो ऑफसेट अगर मिल जाता है आपको तो आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। एक ऑफसेट आपको फिक्स करना होता है कहीं से भी, एक एक्सटर्नल चीज़ से जो बिल्डिंग में ना हो, जो हमेशा पहले से फिक्स हो। दूसरा होता है कि एलिवेशंस। एलिवेशन ये होता है कि साइड से दिखने पे बिल्डिंग कैसा दिख रहा है या कोई भी सेक्शन कैसा दिख रहा है। उसमें साइड व्यू होता है, कट व्यू होता है, सेक्शन का डिटेल दिया रहता है। उसमें बीम का डिटेल रहेगा आपका, स्लैब का डिटेल हो सकता है, कॉलम का डिटेल हो सकता है, वॉल का डिटेल हो सकता है। उसके बाद उसमें फिर एक टेबल बना हुआ रहता है, उस टेबल को बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में जैसे कॉलम 6 पीस हैं C1 के, उसका क्या क्या है, उसका स्पेसिंग क्या है, सरिया कितने हैं उसमें, बार्स स्टील कितने लगे हुए हैं, स्टीरअप्स किस चीज़ का है, कितना mm सरिया का है। उसके बाद आपका अलग अलग चीज़ का शेड्यूल दिया रहता है। जैसे आपको स्लैब का शेड्यूल अलग होगा, कॉलम का अलग होगा, बीम का अलग होगा, फुटिंग का अलग होगा, वॉल्स का भी होता है, अगर फिर डोर्स का होता है, विंडो का होता है, पेंट का होता है, सबका शेड्यूल दिया हुआ रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जनरल नोट्स, राइट साइड बॉटम में या राइट साइड फुल में जनरल नोट्स लिखा रहता है। उसमें आपको अलग अलग इम्पोर्टेंट चीज़ सब दिए हुए रहेंगे। अगर आप उसको पढ़ने से मिस करते हैं तो आप बहुत चीज़ मिस कर जाएंगे। तो उसमें आपका क्या क्या कवर आता है, कौन सा स्टील यूज़ करना है, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, ये सारे चीज़ उसमें डिटेल दिए रहते हैं। तो उसको आपको पढ़ना होगा अच्छे से। और कहीं कहीं होता है कि कुछ आर्किटेक्चर देते हैं लेकिन सारे चीज़ नहीं देते हैं, तो आपको उसमें अपना दिमाग लगाना होगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करना होगा, गूगल करिए, ठीक है ना, ये सब आप यूज़ करिए। और सेक्शन होता है, जैसे एलिवेशन का हो या प्लान का एक सेक्शन होता है। कहीं कहीं मान लीजिए उसमें ज़्यादा चीज़ है एक सेक्शन में, उसमें आपको अलग अलग करना है, तो उस पार्ट को उठा के जूम करके उसका डिटेल दे देता है। अच्छा, अगर आप जितना एक्सपर्ट बन जाएंगे ड्राइंग रीड करने में आप जितना एक्सपर्ट बनेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, उतने ही आप अच्छे इंजीनियर कहलाए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप ड्राइंग पढ़िए। ड्राइंग को पढ़ने में जितना आप टाइम देंगे स्टार्टिंग में, काम स्टार्ट होने से पहले, उतना ही आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा, क्योंकि जो भी है आपका काम वो अच्छे से आप कंक्लूड करवा सकते हैं। अगला जो टास्क होता है कि फील्ड पे काम का क्वालिटी चेक करना इंजीनियर को। आप पहले तो ड्राइंग देख लिए, अब काम शुरू करवाइए अकॉर्डिंग टू ड्राइंग में जितना मेजरमेंट है उतना ही मेजरमेंट आपको फील्ड पे उतारना है। फील्ड पे उतारने के लिए आपने बता दिया मिस्त्री को कि इतना फीट का ये गड्ढा खोदो, इतना फीट का ये वॉल लगाओ, और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सच में उतना फीट का है कि नहीं, उतना मीटर का है कि नहीं, उतना लेंथ का है कि नहीं। आप बार बार चेक करिए, डबल चेक करिए। आप फुटिंग का जो है हाइट चेक करिए, स्पेसिंग चेक करिए, कॉलम का लेंथ चेक करिए, साइज चेक करिए। उसके बाद कौन सा ग्रेड का कंक्रीट लगाया है, उसका मसाला कितना का बनाया है। उसके बाद मोर्टार का जो मसाला बना रहा है वो कैसा बना रहा है। अगर कुछ गलती है तो उसको ठीक करवाइए अच्छे से, ताकि कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल क्या होता है ना कि क्वालिटी अगर कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो अपने मन से कुछ कर दिया, पुल गिर गया बाद में 2 साल बाद, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि अगर कोई भी साइट पे विजिट करते हैं, या आपके बॉस हों या आर्किटेक्चर हों या सीनियर इंजीनियर हों या जो भी क्वालिटी के लिए बाहर से आते हैं देखने के लिए, तो उनको ओबे करिए, उनका पालन करिए। जो भी बोलते हैं उनमें उस अकॉर्डिंग आप काम करवाइए, ठीक है ना। हो सकता है आपका ड्राइंग में कुछ लिखा हो और वो कुछ और बोलें, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर ड्राइंग में रेक्टिफाई करवाइए, या उस अकॉर्डिंग आप एक नोट डाल दीजिए कि मुझे ऐसा बोला गया है, इस तरह से हमको अब करना है। हाँ, नोट हमेशा बनाते रहिए।
हर एक दिन का प्रोग्रेस रिपोर्ट रखिए। उसके बाद आपको है कि लेबर मटेरियल इस सब का एस्टिमेट बनाना आना चाहिए। एस्टिमेट बनाने के लिए आपको क्या होगा ना, फिर वहाँ पे आपका यहाँ पे थोड़ा सा एस्टिमेट और बिलिंग एस्टिमेट जब होता है तब उसके लिए आपको सेंटर टू सेंटर या फेस टू फेस ये सब चीज़ आता है कोई भी एस्टिमेशन या बिलिंग करने के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ आएगा यहाँ पे, वो चीज़ आपको आना चाहिए। और है कि अगर कोई भी डाउट है आपको, अगर सीनियर से पूछ रहे हैं तो उसमें आपको एक छोटा सा सोल्यूशन भी आपके पास रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे, अब बिल्कुल ही आपका ब्लैंक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें नॉलेज रखिए कि हम क्या पूछ रहे हैं, उसका क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है छोटा सा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर फ़ायदा मिलेगा, फिर उसी अकॉर्डिंग आपको वो सोल्यूशन देंगे। ठीक है, आपका फिर रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा उस अनुसार से। और एस्टिमेटिंग का बात करें तो लेबर का एस्टिमेट की एक लेबर एक दिन में कितना वॉल जोड़ सकता है, कितना दिन में हम ये काम फिनिश कर देंगे। हाँ, वही है कि आपका शेड्यूल जो है, टाइम टेबल, उस शेड्यूल पे मेंटेन रखना होगा अपने काम को, कि 2 दिन में अगर एक वॉल तैयार करना है तो 2 दिन में ही करिए, उसको 2.5 या 3 दिन मत लगाइए, क्योंकि एक चीज़ लेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ लेट होते चला जाएगा और डिले हो जाएगा। अब बिलिंग भी आना चाहिए। एस्टिमेटिंग और बिलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एस्टिमेटिंग होता है काम शुरू होने से पहले और बिलिंग होता है काम के बाद। तो उसमें एग्जैक्ट क्या क्या लगा है वो होता है बिलिंग में, और क्या क्या लगना है वो होता है एस्टिमेटिंग में। तो एस्टिमेटिंग कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो एस्टिमेटिंग एक रफ एस्टिमेट होता है कि हाँ इतना होना चाहिए। ठीक है, और आप साइट पे हैं तो मोबाइल का ज़माना है, आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, जहाँ तक हो सकता है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए और दिमाग का इस्तेमाल करिए। और जुगाड़ तो है ही इंडिया में, है ना, तो उसका इस्तेमाल तो होगा ही। अच्छा, एक एक्स्ट्रा टिप बता रहे हैं कि इंडिया में या कहीं भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप थोड़े एक्टिव हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम काफ़ी होगा, और ये एक फ़ायदे का चीज़ है सिविल इंजीनियर्स के लिए। आपको अगर एक्स्ट्रा इनकम करना है तो आप अच्छा क्वालिटी दीजिए काम में, अच्छा से मेंटेन करिए, आपको एक्स्ट्रा इनकम होगा। और दूसरा है कि आप अगर अच्छा क्वालिटी कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं साइटों को, तो आपको आपके जो बॉस हैं वो आपको हैप्पी होके, खुश होके, क्योंकि आपने अगर क्वालिटी अच्छा रखेंगे तो आपको अल्टीमेटली उनका प्राइस जो है बचेगा, कॉस्ट कम होगा, रिड्यूस होगा। आप बर्बाद नहीं करवाते हैं, काम गलत नहीं करवाते हैं। हाँ, काम अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको कोशिश करें कि अच्छे से जल्दी उसको रेक्टिफाई कर लें, और मिनिमम जो है रिवर्क मतलब फिर से बनाने का काम जो है ऐसा हो कि बहुत कम ही करना पड़े, जो फिर से करना पड़े, नहीं तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और कॉस्ट में ऐड होगा तो आपका बिल भाग जाएगा। तो उसी की वजह से आप जितना हो सके गलती मत करवाइए, गलती करता है तो उसको जल्दी से रेक्टिफाई करिए। तो अगर गलती कम करवाएंगे तो आपका बॉस खुश होगा, तो एक्स्ट्रा इनकम होगा। और दूसरा है कि ये एक्स्ट्रा इनकम तो होता ही है, वो वाला जो होता है ना, साइड इनकम, वो हर जगह नहीं होता है। अभी ट्राई मत करिएगा अगर आप फ्रेशर हैं, तो ये होता है कि 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको अल्टीमेटली लूप होल्स पता चल जाएंगे, तो उसके बाद आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सिविल इंजीनियर बनने के क्या फ़ायदे हैं, और उसके बाद जानेंगे क्या नुकसान होते हैं सिविल इंजीनियर बन के। अगर आप साइट पे जाते हैं तो आपको क्या क्या घाटा उठाना पड़ता है लाइफ में या वर्क में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाय बाय।